आवाज आ रही है मेरी? आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आज आपकी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी है ना, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। मैथ्स पेडागॉजी का ही है ये, आप लोग सॉल्व करेंगे सब। अब मैथ्स पेडागॉजी का ही जब हम पढ़ रहे हैं तो जितने भी प्रकार के, आज हो सकता है आपको थोड़ा सरल लग सकता है क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन कठिन भी लग सकता है। कल आपका हो सकता है लास्ट रहेगा ये एप्लीकेशन। स्ट्रेस हो गया था, वॉइस कम आ रहा है। वॉइस तो यहाँ से ठीक है बेटा। मैथ्स पेडागॉजी सभी वीडियोस तो अपलोड हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं एक बार आप मैनेजमेंट में कॉल करके बोलिएगा, ठीक है। एक बार मैनेजमेंट में बकायदा उनको नाम बता देना कि इस डेट का नहीं डाला है, वो आपको फिर से डाल देंगे, ठीक है, चलेगा। चलिए, फर्स्ट का सी, चलो क्लियर है तो हम क्वेश्चन लगाते हैं। एक अच्छे गणितज्ञ के लिए निम्न में से कौन सा गुण अधिक आवश्यक माना जाता है? आप यदि अच्छे गणितज्ञ हैं तो कौन से गुण अच्छे होंगे आप में, ये देखना है। कौन से गुण ज्यादा अच्छे होंगे? पहला, सभी सूत्रों को याद करना। दूसरा, बहुत तेजी से प्रश्न करना। अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उनमें संबंध बनाना। और तीसरा, केवल प्रश्नों के, कठिन प्रश्नों को अभ्यास करना। सी सी सी, आप लोग जितने लोग सी वाले बहुत सही। पहली चीज, केवल वर्ड देखते ही आप काटना सीखेंगे, ठीक। दूसरा, जहां पे आपको सिर्फ सूत्रों की बात की जाए मतलब वो गणित शिक्षण के लिए अच्छा नहीं है, और तेजी की भी बात की जाए तो अच्छा नहीं। अगर अवधारणा समझ की बात की जाए तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि गणित शिक्षण अवधारणाओं पे चलता है और अवधारणा के साथ उसके संबंध बनाने पे चलता है ना। अवधारणा जितना जरूरी है, क्यों जरूरी है इसका कारण भी याद रखना। तार्किक चिंतन करते हैं हम, क्या करते हैं? तार्किक चिंतन करते हैं। और क्या करते हैं? समस्या समाधान करते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है अवधारणात्मक ज्ञान में समझना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप लोग ऐसे ही दे देंगे आंसर, मुझे पता है। गणित में गणना संबंधी कौशल को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ये आया हुआ प्रश्न है इसलिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। कौन सा तरीका है बता दो भाई। पहले ही पता है, केवल वाली परिभाषा आप काट देंगे, मैंने अब भी कहा है केवल केवल। तो बच क्या रहा है आपके पास? गतिविधि एवं अभ्यास के अवसर देना। क्या? गतिविधि एवं अभ्यास के अवसर देना। क्या लिख रहे हैं मैम पेडागॉजी? बेटा इतनी जल्दी जल्दी वीडियोस मैसेजेस ऊपर जा रहे हैं कि नहीं दिख रहा है कमेंट? चलिए यहाँ तक ठीक है, गतिविधि एवं अभ्यास के अवसर देना। नेक्स्ट देखिए, चलिए तीसरा, घन के जोड़ की अवधारणा को आत्मसार कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? केवल सूत्र। पहले एक चीज याद रखना, घन के जोड़ की बात करें, यहाँ पे तो केवल वाली अवधारणा दी गई है। जब कभी केवल वाली अवधारणा नहीं दी जाएगी तब भी आपको याद रखना है कि घन के सूत्र की बात की जाए। बी लगा रहे हैं, हाँ बी सही है एकदम, जितने भी लोग बी लगा रहे हैं। प्रतिरूप एवं वास्तविक वस्तुएं। प्रतिरूप और वास्तविक वस्तु से क्या समझते हो? प्रतिरूप एवं वास्तविक वस्तु से क्या समझते हो? सब बी भी दे रहे हो, बहुत सही, बी वाले बहुत सही हैं। प्रतिरूप और वास्तविक वस्तु मतलब कि रियल लाइफ जितनी भी चीजें होती हैं से कनेक्ट करना। यदि रियल लाइफ से बच्चों को कनेक्ट नहीं करोगे तो बच्चा गतिविधि नहीं करेगा। और आपको घन के जोड़ की अवधारणा बताना है तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? रियल लाइफ अवधारणा से, उदाहरण दे के।
फीडबैक लेके, तब आपकी ये अवधारणा सही होगी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? रियल लाइफ थिंक, मूर्त रूप से, हाँ ये सब वर्ड जो है आपके बीच बीच में आने चाहिए कि क्या जरूरी है उसके लिए, प्रत्यक्ष रूप से, बहुत सही। चलिए फोर्थ, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? पहली चीज आपको देखना है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पीछे की ओर हल करना, दूसरा परीक्षण एवं त्रुटि, तीसरा रटकर सीखना और चौथा चित्र बनाना। चलो बताओ भाई। सी, रटकर सीखना आपका निगेटिव है, पहली चीज। अब गणित शिक्षण में क्या क्या निगेटिव है? तो रटकर सीखना, डायरेक्टली बच्चों को आंसर्स देना, है ना, डायरेक्टली बच्चों को आंसर्स देना, ये भी गलत है। जितना हो सके बच्चों को रिलेटेबल चीजें बताना, जिससे बच्चा गणित की समस्या को तुरंत हल कर सकेगा। चलो नेक्स्ट, जब विद्यार्थी विभिन्न त्रिआयामों वाले वृत्त बनाकर परिधि और व्यास का अनुपात स्वयं ज्ञात करते हैं, तो शिक्षक किस उपागम का प्रयोग कर रहा है? अब इसको बताओ, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो भाई इसका आंसर, पांचवा का आंसर क्या होगा? ए। निगमात्मक नहीं होगा या व्याख्यान विधि? बताओ जरा, व्याख्या या व्याख्यान विधि? सब ए वाले। आगमन विधि को कहा क्या जाता है? चलो पहले ये क्लियर करो, आगमन विधि क्या है? उदाहरण से, हाँ, एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर जाना। मतलब पहले उदाहरण से आप उसकी समझ बनाओगे, समझ से नियम बनेंगे, तब हम क्या कर पाएंगे? आगमन विधि का प्रयोग। अब यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्या वाले वृत्त बनाना है, उसकी परिधि और व्यास, तो जब तक बच्चा पहले उसके उदाहरण नहीं जानेगा कि ये एक कमरा है और कमरे के ये जो हिस्से हैं ये उसकी परिधि कहलाएगी, उसके पूरे हिस्से से हम उसका व्यास और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कि पहले उसकी समझ बनाना जरूरी है, तब हम उसके नियम को बता पाएंगे। इस चीज को भी जानना जरूरी है। बहुत सही आप लोग जो बताए। चलिए, पहले उदाहरण से निगमन की ओर जाना, ठीक है। व्याख्या या व्याख्या के बाद बच्चों के लिए होता, देखो कभी भी ना निगमन पूछेगा ना तो वो बोलेगा कि चित्र का मैंने सूत्र पहले दिया है, नियम मैंने बता दिया और उसके बाद चित्र की परिभाषा बताना चाह रहा है, तब वहां पे आप निगमात्मक लेना। सबके लिए प्रश्न कैसा बनता है ये भी देख लो। व्याख्यान विधि पूछेगा तो वो बोलेगा कि छात्रों को मैंने व्याख्या पहले दी, उसके बाद नियम को समझाया, तब हम व्याख्या विधि करेंगे। और व्याख्यान मतलब कि टीचर के द्वारा व्याख्यान किया गया है, तब वहां पे व्याख्यान विधि। डेली एमसीक्यू नहीं होगा, कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट 100 एमसीक्यू हो जाए आप लोगों का, रोज 25 लेके आ रही हूँ, फिर उसके बाद ये शायद कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट, ये डलना था यूट्यूब में, मगर यूट्यूब की क्लासेस अभी शेड्यूल बना हुआ है इसलिए नहीं डल पा रहा है। आप लोगों के लिए तो अच्छा है ये कि आपकी एमसीक्यू की भी तैयारी हो रही है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? डेली एमसीक्यू पढ़ाना चाहिए था क्या? यदि मानचित्र का पैमाना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी? बीच बीच में पूछेगा ये प्रश्न, बताओ भाई। डेली एमसीक्यू नहीं होगा बेटा।
बी बी बी, सिक्स्थ सब बी सी बी सी। ए पैमाने को परिधि से ही तो मापोगे, 1000 ही होगा भाई, कैसे कर रहे हो सबके सब। बी सी दे रहे हो, मानचित्र पूछ रहा है, वो मानचित्र जैसा भी बनाए तो यदि उसकी मैं दूरी को भी यहीं से तो नापूंगी, उसकी दूरी 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा, सी नहीं आएगा। मानचित्र के पैमाने की 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर बोल रहा है, तो 2.5 सेंटीमीटर की दूरी को वो पूछ रहा है। मैं 1000 ही लेना, ये आया हुआ ही प्रश्न है बीच का, इसलिए मैं दे रही हूं, ठीक है ना। चलिए सी वाले जितने भी लोग हैं आंसर ए ही लेना भाई, 1000 ही लेना। परिधि को ही वो पूछ रहा है वहां पे, तो जितनी दूरी परिधि की कितनी रहेगी तो परिधि की भी उतनी ही रहेगी, 1000। चलिए नेक्स्ट, पाउलो फेरे का नाम मुख्यतः किस अधिगम मॉडल से जुड़ा है। नहीं समझ आया, अरे परिधि, एक गोले की परिधि जो नापते हैं ना, उसी से रिलेट करके बनाया गया है। चलो मैं इसको और डिटेल कर दूंगी, पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन लगा लेते हैं। आज टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है और क्वेश्चन भी हमारे पास ज़्यादा है, मैं उसको भी बता दूंगी। आगे भी बढ़ते हैं कि जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं वो भी। बी बैंकिंग मॉडल, पाउलो फेरे ने क्या दिया था। सब क्लियर है ना, बैंकिंग मॉडल ही दिया है, बहुत सही। 8 नंबर, बैंकिंग मॉडल में सीखने की मुख्यतः किस रूप को देखा जाता है। बैंकिंग मॉडल जब मैंने पढ़ाया था तो बैंकिंग मॉडल मैंने बताया था कि पाउलो फेरे के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बहुत सही। अब उसमें क्या मिलेगा, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का संचय, अनुभव द्वारा खोज या सहयोगात्मक अधिगम, बताओ भाई। बी कब फटाक से बी देते हैं, के बारे में कुछ नहीं बता पाते मगर आंसर तो बी दे रहे हो। क्या है बैंकिंग मॉडल, क्या है बैंकिंग मॉडल, बताओ भाई। बी वाले सब बी वाले सही हैं, ज्ञान का संचय या संग्रहण, जैसे कि हम पैसा इकट्ठा करते थे किसमें, बैंक में जाके, तो बैंक क्या करता है, बैंक जो पैसा है का संग्रह करता है, और इसी संग्रह को किससे लिया जाता है, शिक्षा से, कि हम शिक्षा का यहाँ पे छात्रों को क्या करते हैं, शिक्षण कराते हैं, और यही शिक्षण का हम क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। क्लियर है, जैसे आप हमें हाँ रटने पर जोर दिया जाता है, मैंने अभी बोल दिया कि इसको रट लो तो आप रट लो, वो रटने का जोर है कि आप सामने वाले को उस चीज को उतना ही ज्ञान दे रहे हो जितना ज्ञान देने की आपकी क्षमता है, रटन प्रणाली पर ज्यादा होता है। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट, रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी की भूमिका कैसी होती है। रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी की भूमिका कैसी होती, निष्क्रिय श्रोता, केवल निर्देशों का पालन करने वाला, ये निर्देशों का पालन करने वाला बैंकिंग मेथड, ठीक, टीचर ने जो कहा वो तुरंत बच्चा ले लेगा, ये निर्देशन है, ठीक। सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माता करने वाला, केवल तथ्यों को याद करने वाला, इसको भी आप एक प्रकार से बैंकिंग मॉडल ले सकते हैं। अगर रचनावादी वो हो जो सक्रिय होगा, क्या होगा, सक्रिय होगा, किसमें, अपने विषय में, और कैसे, अपनी सोच में, ठीक, विचारों में,
तो जैसे ही बच्चा विषय में, सोच में, विचारों में क्या होगा, सक्रियता दिखाएगा, वो एक रचनावादी कहलाएगा। क्लियर है? सी बहुत सही। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का टेस्ट सीरीज है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1200, मतलब कि 1200 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, 1200। चलिए नेक्स्ट, वैन हीले का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? ज्ञान, बहुत सही। रचनावादी कक्षा में सक्रियता, 9C। सामाजिक विकास, वैन हीले का सिद्धांत किस पर संबंधी है? कौन है भाई सी वाले? दीपा जी, नीता जी। मेरे सिद्धांत पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा भाई, आप लोग सी आंसर देंगे तो? फिर एक और सी आया। सब जितने लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग सी दे रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं सब बी दे रहे हैं। अरे भैया, वैन हीले ने ज्यामिति सिद्धांत दिया है, भूल गए हो क्या ज्यामिति सिद्धांत? वैन हीले का ज्यामिति सिद्धांत कितना बड़ा सिद्धांत है, अच्छा अच्छा सिद्धांत है। और मत लगा के आना कभी भी सामाजिक और नैतिक, सामाजिक वाइगॉत्स्की, भाषा विकास नोम चॉम्स्की, नैतिक विकास कौन है? चलो तो बताओ नैतिक विकास। यहीं से एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ आप ही लोगों के लिए। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? फूटवाने प्रश्न लाए ना, तो हलबर्ग, बहुत सही। कैसे दे दोगे फिर वाइगॉत्स्की? ये वैन हीले। लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे मिलेगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन से संबंधित है? आकृति की पहचान, आकृतियों का विश्लेषण, आकृतियों के बीच का संबंध। अब मुझे वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत की जो रिलेटेबल लाइंस थी, कंटिन्यू, कि किसी को याद है तो एक बार मैसेज करो, मैं देख रही हूँ। डी 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 सब सही है, डी वाले बहुत सही हैं। कुछ याद है वैन हीले के ज्यामितीय सिद्धांत का किसी को भी? सभी डी लगा रहे हैं, बहुत सही। उसमें आकृतियों की पहचान की जाती है, गुणों का विश्लेषण किया जाएगा, आकृतियों के बीच के संबंध को बताया जाएगा। कितने चरण थे, बस मेरे को इतना ही बता दो। चलो, वैन हीले के कितने चरण थे, मेरे को इतना ही बता दो। ज्यामितीय सिद्धांत के कितने चरण थे? सभी ने डी आंसर्स दिया है, बहुत सही है। मेरे को बस इतना ही बता दो, वैन हीले के कितने चरण थे? लेवल 0 कितने चरण? लेवल ही तो पूछ रही हूं मैं, कितने लेवल थे? 5, बहुत सही, 5 लेवल। कितने लोग भी, देखो 4 भी आ गया। 5 लेवल थे, 5 स्तर था। स्तर के बारे में डिनोट करें तो 0 से 4 तक, ये समझना जरूरी है। स्तर 5, स्तर का रूप पूछे 0 से 4, जिसमें पहला स्तर विजुअलाइजेशन, पहचान करता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, ठीक। पहला, रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक ही तरीके से सीखते हैं। विद्यार्थियों को विचार विमर्श के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षक केवल जानकारी प्रदान करता है और विद्यार्थी उसे याद करता है। कैसा विचार आपको देना है सही कथन पर? कौन सा कथन सही है, चलो बताते चलो। 12 का आंसर दो भाई।
बीच में मैंने सी भी देखा था, अब सब ए दे रहे हैं। जितने लोग भी ए दे रहे हैं बहुत सही हो, जितने लोग भी स्टार्टिंग में सी दिए थे, क्वेश्चन को आप लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो, फट से लगा के आते हो। यहाँ पे पहली चीज पूछा है, रचनावादी कक्षा में विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखता है। अब भी मैंने एक प्रश्न दिया, हाँ सक्रिय है। दूसरा, विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी? सभी विद्यार्थी। आप सभी के बारे में पूछ रहा है कि सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक ही तरीके सीखते हैं? बिल्कुल नहीं, सबके सीखने का तरीका अलग होता है। हमेशा याद रखना, विद्यार्थी के सीखने का तरीका हर दूसरे बच्चे के सीखने का तरीका सीखने का तरीका और गति दोनों अलग होती है। ठीक, कथन तो वैसे ही गलत। अब जिसको नहीं भी पता होगा तो दो गलत मतलब जहां पे दो है वहां पे काटते चलो। अब लिखा है विद्यार्थी को विचार विमर्श के अवसर दिए जाते, हाँ दिए जाने चाहिए भाई, रचनात्मकता में बात की जा रही है तो विचार विमर्श तो देंगे ही। शिक्षक केवल जानकारी प्रदान करता है और विद्यार्थी उसे याद करता है, नहीं, ये भी गलत है। चौथा गलत मतलब ये भी गलत। अब तो आपके पास बचा ही एक आंसर है। चीज को समझना जरूरी है कि आपकी क्वेश्चन का पॉइंट दिया है रचनावाद, तो रचनावाद में क्या क्या चीजें हो सकती, आपके कथन को किस रूप में पूछ रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 13, 1-3 सही है, बहुत सही। गुड आफ्टरनून। सीखने के मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीखना किस तरीके से सीखा जाता है ये देख लो। सीखने का अर्थ समझना आवश्यक है, विषय वस्तु की प्रकृति को समझना आवश्यक है, सीखने की विधियों को समझना आवश्यक है, बच्चों के सीखने के तरीके को समझना आवश्यक है। क्या होगा बताओ? सही विकल्प बताना है ना, गलत नहीं बताना। पॉजिटिव पूछ रहा है। ऑप्शन, सब ऑप्शन डी दे रहे हैं, बहुत सही। इससे आपको सीखने के तरीके की चीजें कैसी कैसी आएंगी ये भी समझ आ जाएगा। देखो, पहला, सीखने का अर्थ का मतलब ही है समझ। आप कैसे किस चीज को समझ रहे हो ये आपका सीखना। ठीक। दूसरा, विषय वस्तु की प्रकृति। आप यदि गणित पढ़ रहे हो तो गणित की विषय वस्तु पहले जरूरी है, के बाद जाके आपका सिलेबस, सिलेबस बोलते हैं ना विषय वस्तु, वो जरूरी है। सिलेबस यदि आपको समझ आ रहा है तो आपको इसकी अवधारणा समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक। सीखने की विधि को समझना, विधि में ही अवधारणा आएगा। बच्चों के सीखने के तरीके को समझना, हर बच्चा एक समान नहीं सीखता है तो हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग है, तो के अकॉर्डिंग आपको अपने सीखने के तरीके को भी बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक मेथड लिया और एक ही मेथड से पूरे बच्चों को सिखा दिया। आपके पास भी मेथड्स ज्यादा होने चाहिए कि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा तो 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट, रचनावादी कक्षा के संबंध में, फिर से रचनावाद से रिलेटेड, रचनावाद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जूम करूं, अब क्लियर है तो भाई क्लियर है? चलो बताओ, 13D 14 बताना है। अब रचनावादी कक्षा के संबंध में आपको बताना है। शिक्षक बच्चों को खोज करने में सहायता करते हैं, बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, बच्चे एक दूसरे के विचार पर चर्चा कर सकते हैं,
शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकता है। कथन बताओ। अब मैं इसको कर दूं गलत कथन, तो गलत क्या बोलोगे आप लोग? 1 2 3 सही। गलत पूछोगे तो सिर्फ एक ही चीज, शिक्षक प्रश्न पूछने से नहीं रोकेगा कभी भी, यही निगेटिव है। ठीक है, शिक्षक बच्चों को खोजकर्ता बनाएगा, क्योंकि बच्चे को आपको कैसा रखना है, आविष्कारक बनाना है, तो खोजकर्ता बनाना पड़ेगा। अभ्यास के पर्याप्त अवसर देने पड़ेंगे, जितना हो सके आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चे एक दूसरे के विचारों पर चर्चा करते हैं, हाँ, इसी को ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। ठीक, तो ग्रुप डिस्कशन करना भी, मगर शिक्षक रोक दे, मैं आपको रोक दूं, आप लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप लोग यहीं पे तबाही मचा दोगे पूरे मैसेज में, हम पूछ सकते हैं, यही कारण है ये निगेटिव का। यदि पूछता कि गलत कौन सा है तो आप केवल 4 लगाएंगे। प्रश्न 2 तरीके से आएगा, या तो सही में या तो गलत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बहुत सही, आप लोग सब सही आंसर दे रहे हैं आज। रचनावादी कक्षा में आकलन के उद्देश्य के संबंध में बताइए। यहाँ पे कोई कोई टॉपिक्स को मैं थोड़ा ज्यादा भी रखी हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चन आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना, सीखने में बच्चों की सहायता करना, यह समझना कि बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, केवल यह बताना कि बच्चा क्या नहीं सीख पाया। आंसर दो। बी, इन बी। सब बी वाले हो? चलो बहुत सही, 1 2 3 आप लोगों का सही है। केवल बताना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये आपका गलत हो जाए। क्लियर है? चलिए बहुत सही, आप लोग आंसर सही। नेक्स्ट, बैंकिंग मॉडल के संबंध में। मैम प्राचीन भारतीय गणितज्ञ से, हाँ लाऊंगी, लास्ट में पढ़ाई हूँ बेटा, तभी तो समझो। एमसीक्यू जब बनाने बैठोगे ना तब समझ आता है, अरे भाई इसके तो इतने सारे टॉपिक से आते हैं, वहां पे ज्यादा निकालना पड़ता है मेरे को, और ये वाले क्वेश्चंस बनाने में समय ज्यादा लगता है। चलिए आएगा भाई, हो सकता है कल और एमसीक्यू लेके आऊं, तो जो जो टॉपिक बचा है ना वो पूरा आएगा। अब ये कल नहीं मिलेगा आपको। बैंकिंग मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ज्ञान को विद्यार्थी के मस्तिष्क में जमा करने पर जोर होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय होती है। विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। याद करने में अधिक महत्व दिया जा सकता है। बताओ भैया आंसर। एक बात बताओ, पढ़ाने का प्रॉफिट तो मिल रहा है ना? 16, बहुत सही। बैंकिंग मॉडल के बारे में पूछ रहा है। बैंकिंग मॉडल क्या है? जहां पे एक टीचर आपको डायरेक्टली पढ़ाएगा और आपको वहां पे सुन के चीजों को ऑब्जर्व करना है। ठीक, अब इसमें ज्ञान में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जमा करने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि एक पेपर में आप जाओगे तो किसी भी चीज को समझने के लिए आप अपने दिमाग पे जोर देते हो। एक बैंक में जाते हो, क्या करने जाते हो? पैसा जमा करने जाते हो। तो वही चीजों को बोल रहा है कि बैंकिंग मॉडल भी क्या करता है? मस्तिष्क में ज्ञान को जमा करने पर जोर देता है। बहुत सही लिखा है। दूसरा, इसमें शिक्षक की भूमिका अधिक सक्रिय होती है। हाँ, टीचर नहीं होगा तो ना आप ज्ञान ले पाओगे ना ज्ञान दे पाओगे, इसलिए शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है? बिल्कुल नहीं करता। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी का काम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता है ना? सक्रिय ज्ञान का निर्माता नहीं होता वो, ये कट जाएगा। याद करने में अधिक महत्व दिया जाता है। हाँ, इसमें क्या कहा जाता है? रटन प्रणाली पर जोर दिया जाता है। ठीक है,
तो यहीं से आपका बैंकिंग मॉडल खत्म, रचनावादी मॉडल तो वैसे ही दिया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है? ये क्वेश्चन फर्स्ट डे की क्लास में नहीं था, इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्या लिखा है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामिंग मॉडल, अब आपको याद करना है कि प्रोग्रामिंग मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ा था। रोट लर्निंग पढ़ा था प्रोग्रामिंग मॉडल में, बताओ भाई। सीखने की, अच्छा देखो स्टेप नहीं लिखा है, मैं ही लिख देती हूँ। 1 4, सीखना चरण दर चरण हो सकता है, निर्देशन का क्रम महत्वपूर्ण होता है, विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, सीखने को छोटे छोटे चरणों में बांटा जा सकता है। बताओ भाई। सत्रह ए, बहुत सही आप लोग जा रहे हैं। 17A वाले क्या है, सीखना चरण दर चरण। पहला प्रोग्रामिंग मॉडल का रूल कहता है स्टेप में पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। ठीक, दूसरा निर्देशन, कौन देगा निर्देशन? शिक्षक देगा, टीचर देता है, तो निर्देशन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से ज्ञान का निर्माण नहीं करता, विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण चरणों में करता है। कैसे करता है? चरणों में करता है, स्टेप बाय स्टेप उसको ज्ञान का निर्माण कराया जाता है। लास्ट, सीखने को छोटे छोटे चरणों में बांटा जाता है। इसी को मैं बोल रही हूँ कि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कैसे सीखेगा? चरणों में सीखेगा। मतलब कि आप जब रचनात्मक मॉडल देखोगे तो विद्यार्थी सक्रिय मिलेगा, बैंकिंग मॉडल देखोगे तो विद्यार्थी निष्क्रिय मिलेगा, प्रोग्रामिंग मॉडल भी देखोगे तो विद्यार्थी कैसा मिलेगा? निष्क्रिय मिलेगा। इस तीनों मॉडल को बहुत अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि मॉडल से हर साल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है? यहां पे कोई समस्या तो नहीं? बताओ भाई। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चन लाने ये भी बता दो भाई। रीनू जी आप नहीं हैं क्या? मैथ्स पेडागॉजी कब का कंप्लीट हो चुका है? मैथ्स पेडागॉजी का आपका पूरा वीडियोस भी जा चुका है और उसी के अकॉर्डिंग ही ला रही हूँ मैं। बेटा कितना जूम करूं? आपके क्वेश्चंस भी तो बड़े बड़े हैं। देखो दिख रहा है कि नहीं, पहले यही बता दो। इसी में कथन कारण PYQ करा दीजिए मैम। वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न तो है ही है, PYQ करा दूंगी, चलो कोशिश करती हूँ। प्रोग्रामिंग मॉडल दोनों सक्रिय होता है, कौन लिखा था ऊपर? कब हुआ? इससे पहले कल हुआ है। अच्छा, स्टेप में बोल रहे हैं क्वेश्चन। कथन कारण अभी मैं इसमें रखी हूँ, कथन कारण भी। कथन कारण उसमें बनते हैं ना जिसमें जो पूछा जाए। अब हर चीज में कथन कारण नहीं बना सकती, कथन कारण वाले ले आऊंगी। चलो कूट वाले प्रश्न की डिमांड बहुत ज्यादा दिख रही है ना, तो फिर कूट वाले प्रश्न कल कोशिश करती हूँ जितना कूट हो सके। 25 के 25 क्वेश्चन मैं कूट वाले रख दूँ, चलेगा आप लोगों को? 25 के 25 प्रश्न। मैच द कॉलम वाला भी रखना है लोग, तो पूरा मतलब मैच द कॉलम कूट वाला दोनों बनवा लो। चलो करते हैं कोशिश। कल आपके लिए जो MCQ रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक। चलो पूरा पढ़ के आना, मैंने आज बोल दिया पूरा पढ़ के आना, हार्ड क्वेश्चन दो, इजी नहीं रहेगा कल का क्वेश्चन। चलिए, समस्या समाधान के संबंध में समस्याओं को समझना आवश्यक है, उचित रणनीति का चयन करना आवश्यक है, केवल उत्तर याद करना आवश्यक है या समाधान की जांच भी आवश्यक है?
सभी टाइप का लाए मैम। हाँ बोल दी ना मैं, सभी टाइप का आएगा, सिंगल लाइनर नहीं रहेगा कल वाले में, कोशिश करूंगी सिंगल लाइनर नहीं रहेगा। ठीक, मैचिंग वाला भी, हाँ मैच वाला भी ले आऊंगी भाई। और कुछ डिमांड कल ही करा लेना, कल के बाद हो रही कि नहीं हो रही मुझे नहीं पता क्लास। ठीक, सब ए बोल रहे, समस्या को समझना आवश्यक है। समस्या समाधान क्या है पहले तो मुझे ये, बच्चों को समस्या समाधान कैसे कराओ। बच्चों को हर कक्षा में पहली चीज ना, हर कक्षा में आपको क्या कराना है, बच्चों को समस्या समाधान कराना है। समस्या समाधान का कारण क्या है कि उनकी चयन रणनीति अच्छी, क्या अच्छी बने, रणनीति अच्छी बने। इसलिए तो समस्या समाधान कराया जाता है ना। तो क्या कहा है, समस्या को समझने में आवश्यक हो। बहुत समस्या समझोगे, जैसे कि मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस लाना है, कैसे क्वेश्चंस लाना है, क्योंकि मुझे पता तो चले कि कैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मुझे ये पता चल गया कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, मगर कब होगा, जब आपकी अवधारणा क्लियर होगी, है ना, तो आपको वैसा मिलेगा। उचित रणनीति का चयन करना पड़ेगा, तब आप उचित रणनीति का चयन कर पाओगे। केवल वाला उत्तर ऐसे ही काट दोगे, कट गया, तीसरा कट गया। यदि किसी को नहीं बन रहा है तो ऐसे ही 3 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। समाधान की जांच भी जाती है। क्यों? क्योंकि आप जब समस्या ला रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे हो, तो उसको सॉल्व करके भी तो रखना पड़ेगा ना। तो कारण है ये कि समाधान की जांच की जाती है। क्यों हंस रहे हो भाई, मुझे भी बता दो हंसने का कारण। चलो, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस मैंने कहे हैं वो यहीं से मैं बोल दी हूँ, अब कल लेके आऊंगी। चलिए, क्या दिखा हुआ है देख लो भाई। शिक्षक भर्ती 2026 में वर्ग 2 के लिए है और आप लोगों के भी काम आएगा ये, वर्ग 1, 2 के लिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज का है, आप लोगों को देना है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे सकते हैं। वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन ज़्यादा लाइएगा मैम। अच्छा, वैज्ञानिक वाला मतलब कि मनोवैज्ञानिकों के नाम से या जितने भी उनके हमने सिद्धांत पढ़े, सिद्धांत तो आज दी हूँ भाई। वेन हीले का सिद्धांत दी हूँ, ज्यामिति सिद्धांत, रचनात्मकता मॉडल्स को भी लाई हूँ, निगेटिव वाला भी। ठीक, बहुत सही। जितना आप लोग मेरे को आज बता रहे हो ना, मैं ये सब चीज़ों को याद रखूंगी, इसीलिए पूछ रही हूँ। प्राचीन गणित का क्वेश्चन लाऊंगी, टेंशन मत लो। प्राचीन गणित का क्वेश्चन तो मुझे देना ही है। चलो, प्राचीन गणित का पढ़ के रखना, मगर गणितीय त्रुटियों में संबंध देखो। गणितीय त्रुटियां अलग है, गणितीय समस्या समाधान अलग है, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज यहीं से होते हैं, समस्या समाधान और त्रुटि में। त्रुटि मतलब जो आप गलती कर रहे हो, समस्या समाधान मतलब जो गलती की हो उसकी सुधार कर रहे हो। अब देखो, त्रुटियां अवधारणात्मक हो सकती हैं, तो पहले जूम दिख रहा है। त्रुटियां अवधारणात्मक हो सकती है, त्रुटियां प्रक्रियात्मक भी हो सकती है। प्रत्येक त्रुटि केवल लापरवाही के कारण होती है। विद्यार्थी की त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षण में सहायक हो सकता है। आंसर दो, सब ए। चलो, मतलब पता चल गया सबको कि किस तरीके से बनेगा। प्रत्येक त्रुटि, तीसरा यहीं से गलत, 3 कटा, मतलब ये 3 ऐसे ही कट गए, 1, 2 और 4। अब क्या लिखा है आपको पहले बताना है कि गणितीय त्रुटियों के बारे में संबंध। पहला, त्रुटि अवधारणात्मक होती है, तो अवधारणा से ही त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। पहली चीज। त्रुटि प्रतिक्रियात्मक होती है, हाँ, प्रतिक्रियात्मक रूप से त्रुटियों को भी देखा जाता है। और लास्ट, विद्यार्थी त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षण में सहायक होते हैं। अगर है भाई, आप लोग की जूम करने के चक्कर में मैं आगे भग जा रहा है कुछ। चलो, क्लियर है यहां तक? ठीक से, बहुत सही। चलिए, लास्ट थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं। वेन हीले के सिद्धांत के संदर्भ में आपको बताना है, ज्यामितीय चिंतन विभिन्न स्तरों पर विकसित होता है। सभी विद्यार्थी एक ही स्तर पे होते हैं। आकृतियों की पहचान ज्यामितीय चिंतन का प्रारंभिक रूप हो सकता है। आगे चलकर विद्यार्थी आकृतियों के गुण और संबंध को समझ सकते हैं।
एक साथ क्यों ले रहे हैं भाई? ये मैनेजमेंट में आप लोगों को कॉल करना पड़ेगा। मेरी एक क्लास के बाद दूसरी क्लास लगातार रहती है, मैं किसी को भी स्किप नहीं कर सकती। 20A बहुत सही। चलिए, आकृतियां, विद्यार्थी की आकृतियों के गुणों और संबंध की समझ। पहले तो बताओ वैन हीले का सिद्धांत, मतलब वैन हीले ज्यामिति सिद्धांत को दिए, ज्यामिति के विभिन्न स्तरों को विकसित किया था। बहुत सही। पहला, सभी विद्यार्थी एक ही स्तर पर होते हैं। बताओ जरा, सभी विद्यार्थी एक ही स्तर पे होते हैं? आकृतियों की पहचान ज्यामिति चिंतन का प्रारंभिक रूप हो सकता है, ये भी सही है। आगे चलकर विद्यार्थी आकृतियों के गुण और संबंध को समझ सकते हैं, ही है। मगर सभी विद्यार्थी एक ही स्तर पे बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी का स्तर अलग होता है। ठीक है ना? पढ़ते हैं हम लेवल 0, फिर पढ़ते हैं लेवल 1। तो कैसे स्तर को मैं एक समान मानूं? नहीं मान सकती कि हमने स्तर ही कितना पढ़ा है, 0 से 4 तक का। यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 और 4। और कितने क्वेश्चन बचे हैं? थोड़े ही से बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है। चलिए, क्वेश्चन लाती भी हूं, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछते भी, और कितना बचा हुआ है। एक शिक्षक बच्चों को आधा समझाने के लिए पहले चित्र दिखाता है, फिर वस्तुओं को 2 बराबर भागों में बांटता है और अंत में 1/2 का प्रतीक लिखवाता है। यह क्रम किस चीज का है? ठोस अनुभव से चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करके प्रतीकात्मक रूप से ले जाता है, या सीधे प्रतीक की शुरुआत करता है? इसका आंसर 3-4 क्वेश्चन और बचा है बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये देखो, बता रहे हैं लोग 5 क्वेश्चन और बचा होगा, सबको पता है। ए वाले सही हो, एक बार सोच लेना ना। अच्छा, आधे की समझ के लिए आप सीधे प्रतीक की शुरुआत नहीं करेंगे? प्रतीक और चित्र में क्या अंतर है फिर? मुझे ये बताओ, प्रतीक और चित्र क्या अंतर है? ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, कुछ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को। मुझे भी पता है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई। मैंने पूछा प्रतीक और चित्र में क्या अंतर है। आपको किसी क्लास में मैं भेज दूं और बोलूं हाफ की अवधारणा को जाके समझाना, तो पहले प्रतीक दिखाओगे, चित्र दिखाओगे, क्या करोगे? सीधे प्रतीक से शुरुआत करता है लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि समझाने के लिए पहले चित्र दिखाता है। क्या समझते हो इससे? जितने लोग बोल रहे हैं ठोस अनुभव से शुरुआत की जाती है, बहुत सही है। आधे की शुरुआत ठोस अनुभव से करोगे। ठोस अनुभव आपका चित्र हो सकता है ना? ठोस अनुभव क्या हो सकता है? चित्र हो सकता है, मगर इसी चित्र को आप प्रस्तुतिकरण करोगे तब जाके वो चित्र को समझ पाएंगे। दोनों सेम ही है, सिंबल, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है तो आप लोग तो चौथे को गलत ले रहे हो। आप लोग का आंसर ए दे रहे हो। मुझे बताओ क्यों गलत दे रहे हो? यदि दोनों सेम हैं तो आप लोग आंसर मुझे क्या दे रहे हो? ए दे रहे हो। प्रतीक मतलब सोच से होगा मैम, आपने दिमाग में। अब मैंने बोल दिया कि पंखे का एक प्रतीक सोचो, या मैंने बोल दिया एक गोल का प्रतीक, तो गोल का प्रतीक उसकी अवधारणा में सामने नहीं बन रहा।
वो अमूर्त सोच रख रहा है वहां पे, है ना। प्रतीक आपका अमूर्त रूप हो जाएगा और चित्र आप जो दिखा रहे हो ये ठोस रूप में आपको दिखाना पड़ेगा। ठोस रूप को बोलोगे आप मूर्त। कभी ये गलत लियो, मतलब आप लोगों को ये नहीं पता है कि आप लोग गलत तो ले रहे हो, मगर गलत लेने का कारण सीधे प्रतीक की शुरुआत कैसे करोगे, सीधे अमूर्त में ले जाओगे बच्चों को। आधा जानना है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी को 20 से काट दो, ऐसा बोलूं? नहीं, उनकी स्थिति को समझो, पहले ठोस अनुभव करवाओ, तभी ठोस अनुभव को कैसे लेके जाओगे, चित्र से। तो चित्र कैसा होगा, मूर्त स्थिति में, ठोस स्थिति में होगा, तभी प्रतीकात्मक रूप की ओर ले जा पाओगे। तभी आप बता पाओगे कि एक रोटी है और रोटी को मैंने 20 से कट कर दिया तो ये 2 हिस्सा। अब समझ आया? चलिए नेक्स्ट, रचनावादी आकलन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। जिनको लेट हो रहा है आप बाद में देख लेना, क्लास अटेंड बाद में कर लेना, ठीक है। दूसरा, रचनावादी आकलन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब आकलन की बात कर रहा है ये, रचनावादी आकलन की बात कर रहा है, दोनों चीजें समझना। किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? पहला, विद्यार्थी की सोच पर, समस्या हल करने की रणनीति पर, केवल सही उत्तर पर, विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर। रे भाई चले जाओ ना, नीतू मैम की क्लास है, मैं तो बोल रही हूँ, बाद में देख लेना वीडियो। ए देखो, आप लोग सही लगा रहे हो, विद्यार्थी केवल सही उत्तर पर, ये गलत हो गया, ठीक है। विद्यार्थी की सोच, पहली रचनावादी। रचनावादी आकलन मतलब कि ये सीखने के तरीके पे बात कर रहा है ना। याद रखना, समस्या हल करवाओगे, विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रिया पे भी करवाओगे। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट, आपका शायद इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, पहला, रचनावादी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। और दूसरा, रचनावादी में विद्यार्थी को ज्ञान के निर्माण में सक्रिय माना जाता है। क्या दोनों सही हैं? मैं अपना तो कंप्लीट कराऊंगी ना, मैं क्लास थोड़ी ना छोड़ के चले जाऊंगी, यही चीज तो आप लोगों को समझाती हूँ। A, कथन कारण दोनों सही हैं। देखो आप लोगों को 3 चीज मिलेगी ना, एक, जब मॉडल्स पढ़ते हो तो वहां पे रचनावादी चीजें मिलेंगी, दूसरा एक रचनावादी आकलन भी मिलेगा, और तीसरा एक रचनावादी कक्षा भी मिलेगी। इसीलिए जब मैं पढ़ाती थी तो आपको बोलती थी ना, कक्षा में रचनावाद कैसा है, शिक्षक के लिए रचनावाद कैसा है। उसका कारण है कि प्रश्न को उस तरीके से घुमाता है, ठीक है। पहला लिखा है कथन कि रचनावादी कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने और अपने विचार व्यक्त करने के अवसर दिए जाते हैं। हाँ, दिए जाते हैं, तभी तो वो रचनावादी बन पाएंगे, नहीं तो रचनावादी कैसे बनेंगे वो। दूसरा, रचनावाद दिए जाते हैं। अब देने का कारण, क्योंकि रचनावाद में विद्यार्थी को ज्ञान के निर्माता या सक्रिय रूप माना जाता है। रचनावादी बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? स्वयं करता है, स्वयं करता धरता होता है, इस चीज को याद रखना, तभी बच्चा रचनावाद करेगा। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। क्लियर है? बताइए। A, अभी भी आंसर्स आ ही रहे हैं। चलिए बहुत सही। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी को निष्क्रिय भूमिका में रखा जाता है, और लास्ट, इस मॉडल में शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने तथा विद्यार्थी द्वारा उसकी ग्रहण करने पर अधिक जोर दिया जाता है। बताओ। बताओ भाई, 24 का आंसर।
कल हो सकता है कल की क्लास या जितने भी क्लास हो अभी MCQ रहेगी तो, है ना। तो कल मैं आपके 2-3 टॉपिक के, अब ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं लाऊंगी, कथन कारण लाऊंगी और जो आप लोग स्टेप के क्वेश्चंस मांग रहे हैं वो लाऊंगी, ठीक। ए आप लोगों को किससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों ने बोला है गणित के इतिहास से। चलिए ठीक है, जितने भी लोग ए बोल रहे हैं बहुत सही हैं, ठीक है। बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी क्या होता है, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय भूमिका निभाता है, और इस मॉडल में शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने तथा विद्यार्थी द्वारा उसे ग्रहण करने पर जोर दिया जाता है। अब मेरे ख्याल से बैंकिंग मॉडल, रचनात्मक मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके ज़्यादा क्वेश्चन सब मैं नहीं लाऊंगी, जमाने वाला क्वेश्चन ही लाऊंगी। जमाने वाला बोल रहे हैं ना, ABCD में जो जमाने देता है, तो ठीक है जमाने वाला क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं। उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उसके लिए टॉपिक में आपको जमाना भी पड़ेगा ना, चीज को भी सोच लो, तैयारी करके रखना अच्छे से, तभी हो पाएगा, ऐसे ही नहीं हो पाएगा। निगेटिव वर्ड्स वाला क्वेश्चन, आप लोग निगेटिव वर्ड्स भी मेरे से मंगे थे, मैं ला दूंगी एक आध दिन। पॉजिटिव वर्ड्स जान लोगे तो निगेटिव वर्ड्स ऐसे भी पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, और कुछ है तो अभी बता दो। मैम जिस टॉपिक का क्वेश्चन कल आइए, ठीक है। जितने टॉपिक्स आपके अभी नहीं हुए हैं वो देखो, एक पहले दिन जो मैं कराई थी स्टार्टिंग के टॉपिक्स कराई थी, दूसरे दिन बीच वाले टॉपिक्स कराई हूँ, अब जो बचा हुआ है वो करा दूंगी। KLM वाला क्वेश्चन, हाँ KLM वाला ही क्वेश्चन लाऊंगी भाई। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आप लोगों को बताना है मुझे, मैं बता दूंगी। आप लोगों का यदि कोई ग्रुप बना है क्या, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का कोई ग्रुप वगैरह बना है क्या? यदि ग्रुप बना होगा तो मैं उसी में डलवा दूंगी। यदि ग्रुप बना होगा तो एक छोटा सा PDF पॉजिटिव और निगेटिव का डलवा दूंगी। ठीक को तो बोल रही हूँ बेटा, कोई ग्रुप बना है क्या आप लोगों का? वर्ग 3 वाले हो, वर्ग 2 वाले हो? वर्ग 3 वाले होगे सब। वर्ग 3 वाले नहीं हो सब? साध्य वाले ग्रुप में बना है नहीं है? अब लोग में डालने का मतलब ही नहीं रहेगा। यदि सब लोग नहीं हो तो मैं ग्रुप में डलवा के क्या करूंगी? वर्ग 3 वाले हो ना, देखो सबके सब, अलग से ग्रुप नहीं बना है, मतलब वर्ग 3 वालों का। चलो मैं साध्य वाले ग्रुप में कोशिश करती हूँ, एक PDF डलवाऊंगी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स के, गणित शिक्षण के लिए और आपके CDP के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। क्या दोनों में काम आ जाएगा, आप दोनों में कर लेना। यदि बोलोगे तो डलवाऊंगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन में ही बनाते रहना। चलो साध्य वाले में डालना मैम, चलो ठीक है, साध्य वाले में डलवाती हूँ मैं, पॉजिटिव निगेटिव वाले का आज लेती हूँ और डलवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, आधे लोग लिखते हो वर्ग 3 वाला बना है, आधे लोग लिखते हो वर्ग 3 वाला नहीं बना है। चलिए आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आप लोगों की दूसरी क्लास भी है, 3:25 हो गया, जाइए। चलिए धन्यवाद आज के लिए, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो टेक केयर।